वेलकम बच्चों। अपनी बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज डे 5 में हम अगले 3 प्रश्न करेंगे। इन 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न है क्वथनांक में उन्नयन क्या है, उसका ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन से क्या तात्पर्य है। सामान्य तौर पर यदि बोला जाए तो क्वथनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, उस ताप को हम उसका क्वथनांक कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि किसी भी द्रव को ताप देने पर वो उबलने लगता है, क्यों? तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा एक बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। हमें पदार्थ 3 अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ हमें कितनी अवस्थाओं में मिलते हैं? 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की हर अवस्था में उसका कुछ वाष्प दाब होता है। ठोस अवस्था में वाष्प दाब का मान सबसे कम होता है। द्रव अवस्था में इसकी अपेक्षा वाष्प दाब अधिक होता है और गैसीय अवस्था में वाष्प दाब सर्वाधिक होता है। तो किसी भी पदार्थ की गैसीय अवस्था में वाष्प दाब सर्वाधिक होता है और वाष्प दाब को हम सीधे परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी मार्कशीट में नंबर सीधे नहीं बदल सकते, बढ़ा सकते, घटा सकते, लेकिन आपकी मेहनत, आपके द्वारा की गई पढ़ाई परीक्षा के परिणाम को परिवर्तित कर सकती है। मतलब आपका परिणाम किस पर निर्भर करता है? आपकी मेहनत पर। मेहनत ज़्यादा तो परिणाम बेहतर, मेहनत कम तो परिणाम कम। उसी तरह इस वाष्प दाब को हम सीधे परिवर्तित नहीं कर सकते। वाष्प दाब ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो वाष्प दाब घटेगा। इसलिए जब भी किसी द्रव को हमें गैस में बदलना होता है, मतलब उबालकर वाष्प में बदलना होता है, तो हम ताप देते हैं ताकि उसका वाष्प दाब बढ़ जाए। जब किसी द्रव को ठोस में बदलना होता है तो हम ताप में कमी करते हैं ताकि वाष्प दाब क्या हो जाए, कम हो जाए और पदार्थ ठोस अवस्था में आ जाए। तो आपको यहाँ पर फिलहाल केवल इतना ध्यान रखना है कि पदार्थ हमें 3 अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ की यदि हम बात करें तो पदार्थ की ठोस अवस्था में वाष्प दाब सबसे कम होता है, उसकी द्रव अवस्था में वाष्प दाब उसकी तुलना में अधिक और गैसीय अवस्था में वाष्प दाब सर्वाधिक होता है। अब देखिए, किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय वाष्प दाब हम जानते हैं 1 atm। तो किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिससे वह द्रव उबलने लगता है, उस ताप को हम उसका क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्लियर है? किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिससे वह द्रव क्या होता है? उबलने लगता है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो क्वथनांक तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वथनांक क्या है। तो सामान्य तौर पर जो आप परिभाषा बोलते थे, किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर वो उबलता है, तो आपको परिभाषा में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिससे वह द्रव उबलता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। अब ये क्वथनांक में उन्नयन क्या है? तो देखिए, जब भी किसी द्रव में, आपके पास पानी था, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। जब भी किसी द्रव में क्या मिलाया जाता है? अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि। मतलब पानी यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर एक वायुमंडलीय दाब पर उबल रहा था और आपने उसमें नमक मिला दिया, तो अब ये 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा। क्यों? क्योंकि नमक कैसा विलेय है? अवाष्पशील विलेय। तो किसी भी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके क्वथनांक में, ये जो 10 डिग्री मैं बता रही हूँ, वो नमक की मात्रा पर डिपेंड करेगा कि कितनी आप मिला रहे हैं। अभी मैं उदाहरण दे रही हूँ कि 10 डिग्री की वृद्धि हुई, तो ये 10 डिग्री की वृद्धि क्या कहलाएगी? क्वथनांक में उन्नयन।
अब हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्लियर है? अब ऐसा क्या हुआ कि पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ गया? क्यों बढ़ा? अब हम इसका रीज़न देखते हैं, इसका स्पष्टीकरण देते हैं। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्वथनांक क्लियर करना है कि क्वथनांक क्या है। तो किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिससे वह द्रव उबलने लगता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। किसी भी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट जो है कि क्वथनांक में उन्नयन क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि क्वथनांक बढ़ गया। लीजिए आपके पास इस पात्र में पानी था, आपने पानी को ताप देना शुरू किया तो ये जो सतह पर पानी के अणु थे ये वाष्प में बदलना शुरू हुए। आपने यहाँ पर पात्र को बंद कर रखा है। एक स्थिति ऐसी आई कि यहाँ पानी के अणुओं के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह गया, तो जितने अणु वाष्प में बदल रहे थे उतने द्रव में बदलने लगे। क्लियर है? क्या किया हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में पानी लिया, नीचे से ताप दिया, पात्र बंद है, हमने पानी को ताप देना शुरू किया, अणु किस में बदले? वाष्प में बदले। पहले तो यहाँ पर स्थान खाली था, अणु वाष्प में बदलते गए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि यहाँ पर वाष्प के अणुओं के लिए स्थान नहीं था, यहाँ ताप कम और यहाँ ताप अधिक होने के कारण अणुओं में संघनन हुआ और वो नीचे आए। जितने अणु अब वाष्प में बदलेंगे उतने ही अणु नीचे आएंगे। इस स्थिति को हम कहते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था पर वाष्प के अणु इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाते हैं, साम्य अवस्था पर इस द्रव के अणु जो सतह पर दाब लगाते हैं उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। क्लियर है? अब देखिए यदि आपने इसमें नमक मिला दिया, पहले तो सतह पर सारे अणु पानी के थे लेकिन जैसे ही आपने नमक मिलाया सभी जगह नमक एक सा जाएगा, तो ये कुछ स्थान किसके द्वारा घेर लिया गया? नमक के अणुओं द्वारा, जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। अब वाष्प में जब अणु कम बदल रहे हैं तो हमें वाष्प दाब का मान भी क्या मिलेगा? पहले की अपेक्षा कम मिलेगा। तो जब भी किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास पहले द्रव था, इस द्रव का वाष्प दाब 0.6 ATM था, मुझे इसे उबालना था तो मुझे इसे वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करना था। तो 0.6 को 1 ATM करने के लिए मैंने ताप दिया मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही इस द्रव में मैंने अवाष्पशील विलेय नमक मिलाया, वाष्प दाब कम हो गया। उबलेगा ये कब? जब वाष्प दाब 1 ATM हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के बराबर होना है। तो 0.6 को 1 ATM तक पहुंचाने के लिए यदि हमें 35 डिग्री सेल्सियस ताप आवश्यकता पड़ रही थी, तो जाहिर सी बात है 0.4 को 1 ATM पहुंचाने के लिए उससे कहीं अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? तो अब इसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो कोई भी द्रव कब उबलता है? तो कोई भी द्रव उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। किसी भी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब के मान में कमी आ जाती है। इस कमी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं? क्योंकि वाष्प दाब को तो सीधे बदला नहीं जा सकता, उसे किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? ताप के द्वारा। वाष्प दाब तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाते हैं, वाष्प दाब बढ़ता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो जो वृद्धि हुई क्वथनांक में उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। तो आपको याद रखना है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमें अधिक होगा किसकी अपेक्षा? विलयन की अपेक्षा। यदि हमने उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? अधिक। इसलिए शुद्ध विलायक हमेशा कम ताप पर उबलेगा, उसका क्वथनांक कम होगा। और विलयन हमेशा शुद्ध विलायक की अपेक्षा किस पर उबलेगा? उच्च ताप पर।
तो किसी भी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए इसका ग्राफीय निरूपण हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 एक्सिस ली। इस एक्सिस पर हम वाष्प दाब बता रहे हैं। ये 1 atm वाष्प दाब है, मतलब वायुमंडलीय वाष्प दाब है। यहाँ पर हमने द्रव का वाष्प दाब लिया हुआ है। हमने ये तापमान है, ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होगा और इस ताप पर ये द्रव उबलने लगेगा। ये आपका शुद्ध विलायक था। तो ये जो ताप है आपका शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B T0B कहलाएगा। शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये ताप क्या कहलाएगा? शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B कहलाएगा। अब जैसे ही इस विलायक में हमने अवाष्पशील विलेय मिलाया, क्वथनांक कम हो गया। जैसे ही हमने इस विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया, वाष्प दाब कम हो गया। वाष्प दाब को हम नीचे लाए। अब इस वाष्प दाब को पुनः यहाँ पहुँचाना है तो हम फिर ताप में वृद्धि करेंगे। इस ताप पर अब ये द्रव उबलने लग गया। तो ये आपका जो TB है, ये किसका क्वथनांक होगा? विलयन का क्वथनांक। अब हमें उन्नयन निकालना है कि कितने की वृद्धि हुई। तो कितने की वृद्धि हुई हम कैसे निकालेंगे? TB माइनस T0B T0B जिसे आप कहते हैं। तो इसे ये किसके बराबर होगा? डेल्टा TB। तो डेल्टा TB बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यदि हम कर देते हैं तो हमें डेल्टा TB का मान मिल जाता है। ये डेल्टा TB प्रयोगों द्वारा मोललता के समानुपाती पाया गया। मोललता मतलब जितने मोल आप विलेय के मिलाते जाएंगे, क्वथनांक उतना बढ़ता चला जाएगा। अब जब भी हम कहीं से समानुपाती हटाते हैं, हम क्या रखते हैं? बराबर और स्थिरांक। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो गया? KB इंटू M। KB यहाँ एक स्थिरांक है। इस KB को कौन सा स्थिरांक कहा जाता है? मोलल क्वथनांक। मोललता से रिलेटेड है इसलिए मोलल, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे हैं इसलिए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो ये था आपका कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है और क्वथनांक में उन्नयन हेतु हम व्यंजक की व्युत्पत्ति कैसे कर सकते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन हेतु हमें व्यंजक मिला डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। उपरोक्त समीकरण यह स्पष्ट करता है कि गुण का मान, इसका मान किस पर निर्भर कर रहा है? मोलों की संख्या पर, मतलब विलेय के अणुओं की संख्या पर। चूँकि क्वथनांक में उन्नयन विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है, अतः यह एक क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि सिद्ध करो कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो आप इस समीकरण को सिद्ध करने के बाद, इस समीकरण को लिखने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिखिए, क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन मोललता अर्थात विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है, अतः ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स। तो प्रश्न यदि इस रूप में भी पूछा जाए कि सिद्ध करो कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो हमें पूरा स्पष्टीकरण देते हुए इसके बाद केवल एक लाइन जोड़नी है कि सिद्ध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता पर निर्भर करता है, अतः ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर है? तो इसके आपको नोट्स PDF में दे दिए जाएंगे, तो इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए और उसकी इकाई बताइए। ये हमारा आज का दूसरा प्रश्न होगा। तो देखिए, हम जानते हैं अभी हमने में उन्नयन डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, जहाँ डेल्टा TB क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, जो क्वथनांक में वृद्धि हुई थी। KB क्या है? KB है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। M क्या है? मोललता। जब भी हमें किसी स्थिरांक को परिभाषित करना होता है, तो स्थिरांक को परिभाषित करते समय KB को हमें परिभाषित करना है। तो स्थिरांक को परिभाषित करते समय उसके साथ के कारक इकाई मान लिए जाते हैं।
तो हम मानते हैं कि मोललता क्या हो गई, इकाई। यदि मोललता इकाई है तो Kb किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा Tb बराबर। क्लियर है। यदि ये 1 हो गया तो Kb किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा Tb बराबर। अब इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे ये देखिए। तो किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसे पहले नंबर पर बोलेंगे। किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक में उन्नयन, ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। फिर स्थिति बता दी जाती है तीसरे नंबर पर, यदि मोललता इकाई हो। एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए। किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। तीसरे में यदि वर्ड लगाते हुए आप स्थिति बता देंगे, यदि मोललता इकाई हो। क्लियर है। तो किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन, किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है यदि मोललता इकाई हो। अब यदि हमें इस Kb की इकाई निकालनी है तो समीकरण 1 से यदि हम Kb बराबर निकालें तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा Tb बटे m। डेल्टा Tb मतलब क्वथनांक, क्वथनांक को केल्विन में, मोललता की इकाई मोल पर किलोग्राम, इसलिए Kb की इकाई क्या होगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। Kb की इकाई क्या होगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर है। जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है, और जो बेंजीन होता है उसके लिए 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। तो ये शुद्ध जल वाला मेनली याद रखेंगे कि शुद्ध जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे, तो ये आज आपका दूसरा प्रश्न था कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करते हुए उसकी इकाई बताइए। तो हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है, Kb इंटू एम, जहाँ डेल्टा Tb क्वथनांक में उन्नयन है, Kb मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, m मोललता है। क्लियर है। फिर हमने Kb को परिभाषित करना है तो मोललता को क्या मान लिया, इकाई। Kb किसके बराबर आ गया, डेल्टा Tb बराबर। परिभाषा दे दी, जिसे परिभाषित करना है पहले नंबर पर बोलेंगे। किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जो स्थिति दिख रही है उसे बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। तीसरा, यदि कब, मोललता इकाई हो, है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स ये दूसरा प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आज के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा और बहुत इजी भी है। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। मतलब यदि आपने पानी में कोई अवाष्पशील विलेय घोला है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उसका अणुभार हम उसमें क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई उसके आधार पर कैसे निकाल सकते हैं, ये गणना अब हम सीखेंगे। देखिए, हम जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो क्वथनांक में उन्नयन अभी निकाला, क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू एम, जहाँ डेल्टा Tb क्वथनांक में उन्नयन है, Kb मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है और m मोललता है। क्लियर है। अब मोललता किसके बराबर होती है, तो मोललता बराबर होता है विलेय का भार गुणित 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणित विलायक का द्रव्यमान। हम यहाँ ये बता देंगे, Wb क्या है, विलेय का भार, Mb क्या है, विलेय का अणुभार, Wa क्या है, विलायक का द्रव्यमान। ये परिभाषाएं हम पहले ही सीख चुके हैं और याद कर चुके हैं। अब मोललता के मान को समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखा तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू Wb इंटू
1000 अपॉन MB इंटू WA। हमें गणना किसकी करनी है? हमें जो प्रश्न दिया है आवासशील विलेय के अणुभार की। आवासशील विलेय का अणुभार मतलब MB, तो जिसे निकालना है उसे बाईं ओर लाएंगे तो MB बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा TB उसके स्थान पर आएगा KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। उपरोक्त समीकरण की सहायता से, समीकरण 3 जो हमारा निकला, इस समीकरण 3 की सहायता से क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात होने पर हम आवासशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। क्लियर है? तो यह आपका प्रश्न था कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से आवासशील विलेय के अणुभार की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के 3 प्रश्न आपके थे। क्वथनांक में उन्नयन क्या है उसका स्पष्टीकरण दीजिए और व्यंजक निकालिए। दूसरा था मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करते हुए उसकी इकाई बताइए। और तीसरा था क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से हमें क्या करना था? अणुभार की गणना। देखिए, जहाँ पर आपने ये निकाला था कि डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, तो स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को आप याद करेंगे रेगुलर बेसिस पर जैसे आप याद करते आ रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप लिख कर भेजिए। कुछ समझ नहीं आता है, कहीं पर कन्फ्यूजन है, नोट्स में PDF में कुछ समझ नहीं आ रहा है, या याद करने में भी कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ शेयर विथ मी, मैं आपकी उस समस्या को ज़रूर दूर करूँगी। हमारा मोटो केवल आपको परीक्षा में बेहतर परिणाम दिलवाना है और वो आपकी मेहनत के बिना संभव नहीं हो सकता। सो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिए और मेहनत कीजिए।